उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस लगातार फैलता जा रहा है। आलम यह है कि इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या वहां बढ़कर 89 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आ चुके हैं। ये वायरस कानपुर में ज्यादा ना फैले, इसे देखते हुए बीमारी की रोकथाम के लिए कदम जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। लिहाजा स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। बताया यह गया है कि 50,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जीका वायरस का पहला मरीज 25 अक्टूबर को एयरफोर्स स्टेशन के कैंपस में मिला था और 2 हफ्ते के अंदर मरीजों की तादाद बढ़कर 89 हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं और इसलिए अलग अलग टीमों ने निगरानी तो बढ़ाई है, साथ ही मच्छरों के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जीका वायरस जो है वो मच्छरों से फैलता है। लोगों से घर के अंदर और आसपास की जगहों में पानी जमा नहीं होने की अपील भी की जा रही है। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए लगातार जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है जमीनी तौर पर, किस तरीके से रोकथाम की जा रही है इस वायरस को लेकर? देखिए गीतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर अधिकारियों के अब हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनका ये दावा था कि इसको 79 के जो फिगर था उस पर इन्होंने पूरी स्क्रीनिंग स्टार्ट करी। 4,19,264 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 1700 लोगों के टेस्ट कल तक हो चुके थे और 1400 यानी ये फिगर भी 3000 के आसपास हो चुकी थी। 764 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनके टेस्ट हो चुके हैं। अब वो निश्चिंत थे। इसका मतलब उनका कहना था कि ये 4 किलोमीटर के रेडियस तक था, लेकिन जो अब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अब ये एयरफोर्स स्टेशन के 6 किलोमीटर के रेडियस तक फैल चुका है। जहां एक और चकेरी थाना क्षेत्र के 12 मोहल्ले थे, अब एक एरिया और एक्सटेंड हो गया जिसमें ये लोग मिले हैं। हालांकि 3 इसमें एयरफोर्स के कर्मी हैं, जिसमें 2 फायरमैन हैं, 1 कॉपल है, इसके अलावा 2 महिलाएं हैं, 2 यूथ्स हैं। यानी ये स्प्रेड आउट होता जा रहा है और एक से दूसरे तक फैलता चला जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी का साफ कहना है कि इसको रोकथाम की जा रही है और हम बहुत जल्दी इस पे रोकथाम भी कर पाएंगे, क्योंकि 28 दिन का एक पूरा पीरियड होता है। 23 को फर्स्ट जो SWA मिला था, उसके बाद से 14 डेज का एक पीरियड था। उसके नेक्स्ट 14 जिस तरीके से कानपुर में लगातार जीका वायरस बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी एक टीम भेजी गई है। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन जीका वायरस पर एक खास तरह के मच्छर यानी कि एडिस एजिप्टाई से फैलता हुआ दिखाई देता है ये वायरस, और इसलिए मच्छरों को पनपने से रोकने पर सारा जोर है। जीका वायरस के मरीज का खून चढ़ाने से भी ये वायरस फैल सकता है। दिन में काटने वाले मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी बहुत जानलेवा भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये दावा है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो बीमारी होने का पता भी नहीं चलता। लेकिन खतरा यह है कि गर्भवती महिलाओं को जीका वायरस अगर हो जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये घातक हो सकता है। और कानपुर में जीका वायरस की चपेट में आए लोगों में 1/3 महिलाएं ही हैं। चूंकि जीका वायरस के लक्षण 5 में से 1 मरीज में ही नजर आते हैं, इसलिए पीड़ित की पहचान में देरी होती है और ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए मच्छरों से बचाव ही इससे बचने का रास्ता है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय हैं। सर, जीका के मामले बढ़ रहे हैं देश में, कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, ये सारे जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जीका हो। जीका जो है सेम वही वेक्टर है, इसका भी जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। थोड़ा सा जो रिपोर्टेड है, प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइक्रोसिफेली एक प्रॉब्लम होती है जो इससे होता है। बच्चों में जब डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, छोटा सा उनका ब्रेन जो है छोटा रह जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, रिपोर्टेड है, बट सब में नहीं होती है, कुछ है। तो ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ ट्रांसमिशन सिर्फ इससे नहीं होता। एक बार अगर किसी को हो गया तो वह जो है और भी रूट से, जैसे सेक्सुअल रूट से भी ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि डेंगू ये सब यूजुअली नहीं होता है। यह जो है सेक्सुअल रूट में, तो एक आदमी के होने के बाद वह दूसरों को भी जो है और भी रूट से जो है या बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है, तो इसका ट्रांसमिशन उसमें हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है अगर जीका वायरस है। अमित गंजू का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, देखिए कोरोना वायरस के बाद लगातार अब जीका वायरस का कहर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, डॉक्टर्स पे लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन क्या इस जीका वायरस का सोर्स पता लग पाया है कि कैसे फैलता है?
देखिए गीतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो एसीएमओ और सीएमओ की टीम वर्क किया, उसके बाद उनका एक कहना था कि कानपुर के हैंगर नंबर 1 के पीछे 14 एम्प्लॉइज एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें एयरमैन और एयरफोर्स स्टेशन के कर्मी साथ थे। उसमें किसी एक को इस मच्छर द्वारा काटा गया, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या इसकी हिस्ट्री, वो कहां से आया, उसने कैसे ट्रेवल किया, अभी तक नहीं। ऑन पेपर्स टीम आ रही है, दिल्ली से भी टीम आई, लखनऊ से भी टीम आई, 3 दिन यहाँ कैंप किया और आज एक स्पेशल टीम भी कानपुर में मौजूद है जिसने यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। चिंता का विषय यह है कि स्क्रीनिंग हो जाने के बाद भी सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि 79 जो कल तक के केसेस थे, उसमें 75 केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं है, न तो रनिंग नोज है, न स्नीजिंग है, न स्क्रैचिंग है, न आईज के नीचे रेडिशपन है, न स्पॉट्स हैं, न बुखार है, न बॉडी एक है, और फिर भी जो इसकी टेस्ट है वो पॉजिटिव निकले। आज जो 10 केसेस की बात की जा रही है, इसमें एयरफोर्स स्टेशन के 3 कर्मचारियों की बात की, ना उनमें से न किसी को फीवर था और ना ही रनिंग नोज थी, ना ही किसी प्रकार की स्नीजिंग थी। उसके बाद भी उनको बॉडी एक हुआ और बॉडी एक में जब उनके टेस्ट रूटीन मैनर में कराए गए, वहां के फ्लाइंग ऑफिसर का निर्देश था कि सारे कर्मचारियों के जितने भी उनके एयरमैन है, सार्जेंट है, कॉपल है, सबके यहाँ तक कि वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर तक के टेस्ट होंगे और एक एक करके रिपोर्ट्स आ रही, क्योंकि कानपुर में इसकी लैब नहीं है, लैब इसकी लखनऊ और उसकी जो इसका प्रिंटिंग लैब है दैट इज इन पुणे। उसके बाद जैसे ये लोग फिल्टर करके रिपोर्ट्स आती है उसके अनुसार आ रहा है। जो सोर्सेज का कहना है कि अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। 3000 टेस्ट हो जाने के बाद मात्र 1764 लोगों की रिपोर्ट्स अभी सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि 1000 से 1200 लोग, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण समेत सभी केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअली तरीके से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए साफ तरीके से भविष्य की रणनीति पर एक तरीके से संदेश दे चुके हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के लिए विकास करेगी, किन किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच एक बोल्ड स्टेप लिया, इकोनॉमी को संभाला। पैंडेमिक जहां न केवल देश में हाहाकार मचा था, पूरी दुनिया त्रस्त थी, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन जैसे कदमों के बाद भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐलान किए। और ऐसे में इस बैठक को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस महामंथन में क्या कुछ महाविजय मंत्र पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे, इस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता आज इंतजार कर रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र क्या कुछ होगा, किस तरीके से चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाया जाना है, क्योंकि ये 5 राज्य जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इन सभी राज्यों में कोशिश यही है बीजेपी की कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से सत्ता को बरकरार किया जाए। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट? हाँ, जल्दी आई। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है और तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं पीएम मोदी का जो भाषण है वह खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ निकले हैं और उससे पहले और भी अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो निकले। तो करीब 40 मिनट के आसपास पीएम मोदी का संबोधन था और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से कोविड काल के दौरान जो कार्यकर्ताओं फील्ड पर उतरे, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया, वह लगातार
वह लगातार जारी रहना चाहिए और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और कोरोना काल के दौरान अनूठी मिसाल पेश की, यह दो अहम चीजें बोली हैं। इसके अलावा अन्य चीजों का भी जिक्र किया है। करीब 40 मिनट के आसपास यह संबोधन था और अब बैठक खत्म हो गई है। तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी निकले थे, उनके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकले थे और इसके बाद अन्य नेता निकले। तो करीब 4.5 से 5 घंटे तक पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल पीएम मोदी अभी अंदर ही हैं और जो अन्य पहलू हैं उन पर भी चर्चा भी होगी। इस पीएम के संबोधन के बाद, पीएम के इस बैठक के खत्म होने के बाद जो राष्ट्रीय महासचिव या पदाधिकारी हैं, उनकी एक अलग से बैठक होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज 4 से 5 घंटों में जो अहम खाका है वह पार्टी का वह तैयार किया गया। किस तरीके से बीजेपी उतरेगी चुनाव प्रचार अभियान में और जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम मोदी भी कुछ देर में निकल सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर वो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। और अभी आप ये देख सकते हैं कि अनिल जैन हैं जो वो निकले हैं, उससे पहले नितिन गडकरी जी निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो बैठक का मंथन का जो दौर है वह खत्म हो चुका है। वर्चुअल तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए थे और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे अभी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पे निकल सकते हैं। मूवमेंट बहुत हो रही है और करीब 4 से 4.5 घंटे तक पीएम मोदी यहाँ पर एनडीएमसी के इस कन्वेंशन सेंटर में थे जहाँ पर ये मंथन हुआ और इसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान के लिए उतरेगी। ठीक है, अगर आपकी पोस्टर आप देखेंगे, विश्वप्रिय नेता, ये इसी चेहरे के आधार पर जिस तरीके से पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान में पटकनी दी है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पिछले 7 सालों के दौरान, उसी तरीके से पार्टी अब कम से कम इस तस्वीर से यह साफ हो गया कि सिर्फ इसी तस्वीर के आगे के आधार पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा जो सरकार की जो नीतियां हैं उनका प्रमुख तौर पर यहाँ पर जिक्र होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोविड काल के दौरान जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसका भी जिक्र किया जाएगा, जन जन तक यह बात पहुँचाई जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसा हो, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। हालांकि हर बैठक में होती है, इस बैठक में भी चर्चा हुई। और एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि हर बूथ तक बीजेपी की पहुंच हो, हर बूथ तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, ये इस बैठक में लक्ष्य दिया, अल्पकालीन लक्ष्य दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और ये पार्टी उम्मीद करी कि 5 से 6 महीने में इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर अभी निकले हैं और इसके अलावा अन्य लोग हैं वो भी निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बैठक का जो दौर है वो करीब 4.5 से 5 घंटे तक। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ सतीश उपाध्याय हैं, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसके अलावा अन्य लोग हैं वो भी, उनका भी धीमे धीमे निकलने का सिलसिला जारी है। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजनाथ सिंह, मौजूदा समय में रक्षा मंत्री, और आज की बैठक में पीएम मोदी को जब पूर्व अध्यक्षों द्वारा जब माला पहनाया गया था, पुष्प उनको दिए जा रहे थे, तब राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे। तो किस तरीके से पूर्व अध्यक्षों के मार्गदर्शन में, पूर्व अध्यक्ष के गाइडेंस में और पूर्व अध्यक्ष के सहयोग में वर्तमान अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बीजेपी को लेकर आगे चलेंगे, नीतियों को लेकर आगे चलेंगे। जो बढ़त बनाई है पार्टी ने पिछले कुछ समय के दौरान, उसको कैसे बरकरार रखेंगे, ये सारे अनुभव उन्होंने साझा किए और एक बदलते हुए समय के मुताबिक रणनीति बनाएगी। राजनाथ सिंह के बगल में आप देख सकते हैं वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा अन्य नेता हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस बैठक के बाद अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, 2 हो चुकी हैं, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी बाकी है। और अब राजनाथ सिंह यहाँ से
चले गए हैं। और इसके अलावा BL संतोष को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो तस्वीरों में है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख नेता हैं वो भी बैठक में यहाँ पर मौजूद थे। रमेश पिधूड़ी भी मौजूद है, दिल्ली से जो सांसद हैं वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और अन्य जो नेता हैं वो भी धीमे धीमे यहाँ पर निकल रहे थे। तो कुल मिलाकर एक जो मंथन का दौर है वो पूरा हो चुका है। एक खाका तैयार कर दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए कि ये खाका है, इस पर चलना है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री, थोड़ी देर में ये आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम ने जो भाषण दिया, करीब 40 मिनट का उनका जो भाषण था पीएम का, उस भाषण का सारांश क्या है, क्या विजन पार्टी के सामने रखा है, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी मीडिया सेल की जो पूरी टीम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगे हैं। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रमुख नेताओं के जाने की बारी की जा रही है, उनका इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रहे हैं और संगठन में भी बहुत समय से यहाँ पर काम किया, बिहार के प्रभारी थे और वर्तमान समय में उत्तर पूर्वी मेघालय के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री। तो जिन जिन नेताओं को नीतियों के तौर पर अनुभव है, संगठनात्मक स्तर पर अनुभव है और जो उन्होंने संवाद स्थापित किया वर्चुअल तरीके से पदाधिकारियों से, देश भर के अलग अलग हिस्सों से पीएम की मौजूदगी में, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वह साझा करेंगे। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए, और ये थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसकी लाइव तस्वीरें जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगी और सुनने को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी खबर यही कि पीएम का संबोधन खत्म हो चुका है और जो एक खाका है बीजेपी के सामने वह प्रस्तुत हो चुका है कार्यकर्ता पदाधिकारियों के सामने कि किस तरीके से चुनाव के सामने बीजेपी उतरेगी 5 राज्यों में और कैसे सरकार की नीतियों को वह आगे ले जाएगी। तो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो चुकी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक से बाहर आएंगे, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से बाहर आएंगे। और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। कुछ ही देर में भूपेंद्र यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद में क्या कुछ रहा, किस तरीके से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विजय मंत्र दिया कि किस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको चुनावी मैदान में उतरना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए घर घर तक पहुंचना है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसे बरकरार रखना है। इन 5 राज्यों में जीत का मंत्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, लेकिन उस मंत्र में क्या कुछ कहा गया उसके बारे में भी कुछ ही देर में भूपेंद्र यादव जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर बड़ा मंथन हुआ कि संगठन और सरकार में समन्वय बनाते हुए किस तरीके से पार्टी को चुनावी मैदान में उतरना है, किसी तरह की कोई चूक लापरवाही ना रह जाए। न केवल चुनावों को लेकर मंथन हुआ, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर भी चर्चा हुई, जिस तरीके से आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया, किसानों के मसले को लेकर भी मंथन हुआ। और ये सीधी तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेंद्र यादव इस वक्त हुई है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र यादव जी। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस दूसरे सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा
जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़ करके जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को
उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्यिक के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले अमित जी। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे हैं। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेन जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए। और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछिए, आप पूछ रहे हैं। बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए। जी थोड़ा तेज।
बाई इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्त आप पूछ जी। नहीं, मैं जवाब दे चुका हूं। शैलेंद्र जी पूछो, अब दोबारा पूछो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने पूरा लिटरेचर प्रकाशित किया है और उस लिटरेचर में दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, मतलब भारत के ही नहीं, यूके के ही नहीं, यूएस के नहीं, दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में ये सारे विषय बहुत सकारात्मकता के साथ प्रकाशित हुए हैं और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लिटरेचर तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी पार्टी की कार्यपद्धति, विस्तार, आगे बढ़ने का लक्ष्य, संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जाने का विषय है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाने का विषय है, वो पूरी तरीके से रखा है। धन्यवाद सबका। 50 मिनट। यादव को आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रारंभिक काल से सामान्य व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है, सेवा, संकल्प, समर्पण, इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और ऐसे में संगठन और सरकार को साथ लेते हुए कार्यकर्ताओं को कामकाज करना है। महामारी के दौर में जिस तरीके से पूरे देश को एकजुट रखकर हमने काम किया, उसी के तहत एक विश्वास लोगों के बीच में बना है। विश्वास यही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है और उसी विश्वास को कायम रखते हुए इन चुनावों में काम करना है। ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और तमाम नेताओं को देते हुए नजर आए, जो कि इस बैठक का हिस्सा रहे। 5-साढ़े 5 घंटे तक ये पूरा का पूरा मंथन चला और मेन जो एजेंडा था वो यही था कि किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावों में जुटे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2022 का पूरा खाका सामने रख दिया है कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है और किस तरीके से बीजेपी के कुनबे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, लोगों की पार्टी है। और ऐसे में जो लोगों का विश्वास हमने जीता है शुरुआती तौर से, उस विश्वास को कायम रखते हुए कार्यकर्ताओं को कामकाज में जुटना है। ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। हालांकि काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा रहे और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब ये बताया गया, क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की तरफ से। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया।